गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और बच्चों, आपके क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं और आज एक नए चैप्टर के साथ मैं शुरुआत करता हूं। और ये चैप्टर मेरे पुराने बैच के बच्चे भी नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। कौन बनाते हैं आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया है, जिनका हायर पोलराइजेशन पावर होता है या पोलरिटी जिनकी ज़्यादा होती है, ध्रुवणता जिनकी ज़्यादा होती है वही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और वही ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं में भी जैसे मैग्नीशियम, और जैसे आप पी ब्लॉक के भी कुछ अधातु भी जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, ये सब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेप्शनली आप इसको याद रखते हैं, लेकिन जनरली 99% आप यही याद रखेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही या ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, कंपाउंड बच्चों एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक तो डबल सॉल्ट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। अब आप समझिए कि द्विक लवण, इसको हिंदी में कहते हो द्विक लवण और इसको कहते हो बच्चों जटिल लवण। तो द्विक लवण और जटिल लवण में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में अंतर क्या है, ठीक है। डबल सॉल्ट कैसे बनता है? दो सॉल्ट को यदि आप मिला लीजिए, जैसे फिटकरी का एग्जांपल है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2, इनका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाए तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। डबल सॉल्ट की विशेषता, इसकी एक खासियत होती है कि ये केवल सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट आयोनाइज इन लिक्विड स्टेट, या इसको सॉल्यूशन में किसी विलयन में या पानी में डालने पर ये आयोनाइज हो जाता है और अपने आयनों में टूट जाता है, जैसे कि K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। दूसरा भी एग्जांपल आप बच्चों दे सकते हो, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। फिटकरी चूंकि सिंपल एग्जांपल है, आप लोग जानते हो, इसलिए मैं इस एग्जांपल को दे रहा हूं। 2K प्लस SO4 2 माइनस 2 Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 24H2। H2O तो आयोनाइजेबल नहीं होता। तो ये अपने आयनों का कब, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये जितने भी इसमें सॉल्ट में जो आयन है वो आयोनाइजेबल हो जाएंगे, पानी में जाने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो जो जटिल लवण होता है वो सॉलिड स्टेट में बच्चों स्टेबल होता है और सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में डालने पर वो आयोनाइज हो जाता है, यानी किसी विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी देखिए निर्माण कैसे हो रहा है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 4NH3। तो यहां पे कैसे बनेगा? CuNH3 का होल 4SO4, ये सॉल्ट बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
इस सॉल्ट की विशेषता होती है स्टेबल इन सॉलिड एंड लिक्विड। ये दोनों स्टेट में सॉलिड और लिक्विड यानी इसको पानी में भी डालने पर अपना अस्तित्व नहीं खोता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये बड़ा वाला पार्ट, आप बड़ा ब्रैकेट जो आप देख रहे हो, यही पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स का पार्ट है और ये आयोनाइज नहीं होता। बाहर जो होता है वो तो आयोनाइज होगा, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ये आपका आयोनाइजेबल नहीं होता है। कॉपर देखिए डी ब्लॉक का यहाँ एलिमेंट है, शो कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या जटिल लवण किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी, सॉल्यूशन में भी अपने अस्तित्व को, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो तरह के होते हैं। पहला होता है बच्चों डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप अंतर समझ गए कि डबल सॉल्ट जो होता है सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल होता है, सॉलिड के साथ साथ सॉल्यूशन में भी अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। लेकिन डबल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है और आयनों का टेस्ट देता है, परीक्षण देता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है और इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी, क्या टर्म यूज करते हैं ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है ये जानना जरूरी है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको आप लोग समझेंगे। जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट आप देखते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हो? इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं उपसह संयोजन क्षेत्र। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसह संयोजन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। और ये वाला जो पार्ट होता है वो आयोनाइज होता है, तो लिख सकते हैं आयोनाइजेबल। ठीक है, आयोनाइजेबल होता है ये पार्ट। और काउंटर आयन को हिंदी में क्या कहते हो बच्चों? सह आयन। इसको हम लोग काउंटर आयन या सह आयन कहते हैं। इस बड़े वाले ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो साइनाइड आप देख रहे हो बच्चों, इसको क्या कहते हो? साइनाइड जो होता है बच्चों लिगेंड होता है। मैं लिगेंड की परिभाषा, लिगेंड का डेफिनेशन आपको अलग से भी लिखवाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि लिगेंड क्या होते हैं। हिंदी में भी इसको लिगेंड भी आप कह सकते हैं या संलग्नी इसको कहा जाता है, तो संलग्नी से अच्छा है कि आप उसको लिगेंड बोलिए। ठीक है, तो लिगेंड क्या होते हैं और इस आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये आयरन जो है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। शॉर्टकट में CMA हम लोग यूज करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, या इसको हिंदी में कहते हो केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। और लिगेंड का डेफिनेशन ये बताया जा सकता है कि लिगेंड ऐसे अणु यानी मॉलिक्यूल, एटम्स या कोई आयन होता है जो इस सेंट्रल मेटल एटम से, इस केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजी बंध द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन जो सेंट्रल मेटल एटम से
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड। लिगेंड बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप जानते हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसको आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो। तो इधर मान लो ए है और ये मान लो आपका बी है, ये आपका लिगेंड है और ये आपका है सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड क्या कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उसी को लेविस बेस भी कहा जाता है, इसी को लुईस क्षार भी कहते हैं, या इसी को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो लिगेंड क्या होते हैं बच्चों? जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड। ठीक है, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं, या इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों। लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ना, तो इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों लुईस एसिड, और इसी को आप इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हो, इसी को आप इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक भी कहते हो। तो सारी बातें बच्चों आपके सामने क्लियर हो गई है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। और इसके बाहर चाहे इस साइड में काउंटर आयन हो या इस साइड में काउंटर आयन हो, लेफ्ट में अगर कोई काउंटर आयन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट में अगर कोई काउंटर आयन है बच्चों तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होगा, चाहे वो इस साइड हो या उस साइड हो, आयोनाइजेबल होगा। जैसे CuNH3 होल 4SO4, इसमें काउंटर आयन बच्चों क्या है? तो आप कहोगे सर काउंटर आयन इसमें क्या है? सल्फेट है, SO4 है। अगर ये आयोनाइज होगा तो देखो आयोनाइज होने के बाद क्या मिलेगा? आयोनाइज होगा तो आप जानते हो कि सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? 2-। तो जितना इस पर माइनस चार्ज होगा उतना ही इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज आएगा। ये आयोनाइज हो गया। अगर इसको आयोनाइज करोगे तो देखो क्या मिलेगा? 4K+, 4 पोटेशियम है, 4K++ मिलेगा आपको FeCN6। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों वो आयोनाइजेबल होता है और ये पोर्शन नॉन आयोनाइजेबल होता है। जैसे इस साइड में भी ये वाला पोर्शन आयोनाइजेबल है और ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, ये आयनित नहीं होता है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई बच्चों कि लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, काउंटर आयन किसे कहते हैं। ठीक है, अब कभी भी बीच में इस तरह की टर्मिनोलॉजी का जब हम लोग यूज करें तो आपको बच्चों आना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, नोट करेंगे बच्चों इसको आप लोग। तो बच्चों देखिए लिगेंड का डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया सिंपल वे में कि द स्पीशीज, कोई ऐसा समूह विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। किसको इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं बच्चों? आप जानते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उसी को आप कहते हो लिगेंड।
अब यहां पर बच्चों हम लोग बात करते हैं लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में, लिगेंड के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें दो तरह से वर्गीकरण बच्चों हम लोग करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर वर्गीकरण। चार्ज के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक में जितना आप नेगेटिव आयन जानते हो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस एटसेट्रा, जितना आप नेगेटिव आयन जानते हो वो सारे नेगेटिव आयन क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड होते हैं। तो पहला वर्गीकरण, पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है बच्चों न्यूट्रल, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड का मतलब होता है बच्चों जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हो। इनके ऊपर चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, इस वजह से ये नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव आयन लिगेंड का वर्क करते हैं। और ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है लेकिन फिर भी ये लिगेंड का कार्य करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है, और एटसेट्रा। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉजिटिव। तीसरा क्या होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड रेयर होते हैं बच्चों, दुर्लभ होते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन फिर भी होते हैं। जैसे NO2+, ये आपका पॉजिटिव लिगेंड है। NH3 है और NH4+ हो गया तो ये पॉजिटिव लिगेंड का काम कर लेगा, ठीक है। अब देखिए पिरिडीन या हाइड्रोजन का फार्मूला, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, या हाइड्रोक्सिलेमीन का फार्मूला क्या होता है। हाइड्रोजन किसको कहते हैं, C6H5NH2, ये हाइड्रोजन है। और इस पे एक प्रोटॉन अगर ये ग्रहण कर ले NH3+ हो जाए तो इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम। नाइट्रोनियम, अमोनियम, हाइड्रोजीनियम, ये सब क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव लिगेंड होते हैं। तो चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं और धन आवेशित होते हैं। तो पहला वर्गीकरण यहाँ पे खत्म हो रहा है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का। अब इसमें दूसरा वर्गीकरण है जो कि वैलेंसी के आधार पर है, जो संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण है। देखिए सेकंड पॉइंट इसका, इसको भी मिटा दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें देखिए संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण में पहला है बच्चों मोनोडेंटेट, इसको यूनिडेंटेट भी कहते हैं। डेंटेट, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों एक दंती लिगेंड। अब एक दंती, एक दांत वाला क्यों बोलते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। जिस प्रकार हमारी जो जीभ है वो दांतों से घिरी हुई है, समझिएगा, ठीक है।
जिस तरीके से हमारी जीभ दांतों से घिरी हुई है, उसी तरीके से जीभ यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और दांत क्या है बच्चों, लिगेंड है। तो जीभ अगर एक दांत से घिरी हुई है तो इसका मतलब उसकी डेंटिसिटी उसकी डेंटिसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो इसी तरीके से मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं, जिसके पास एक दाता परमाणु हो, ठीक है, विच हैव 1 डोनर एटम, जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझिए, जिसके पास है, जिसको लिखना हो, सुन रहे हो, लिख लें, जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में इसमें चार्ज की कोई बात नहीं है, चार्ज कुछ भी हो सकता है, लेकिन डोनर एटम एक ही होना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल हो या नेगेटिव चार्ज वाला हो, पॉजिटिव चार्ज वाला हो, कोई भी हो, एटसेट्रा, ठीक है। ये जिसके पास एक डोनर एटम होता है, जिसके पास एक ही दाता परमाणु होता है, उसी को हम लोग मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे बच्चों, वो मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों बात करते हैं वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। मैं आपको बता चुका मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब होता है बच्चों एक दंती लिगेंड, जिसके पास एक ही दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। ये पी वाई मतलब पिरिडीन है, C5H5N आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहचानना होगा बच्चों, जज करना होगा। यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट में केवल एक एक एग्जांपल है। देखिए ये ऑक्सलेट का फार्मूला है, और ऑक्सलेट का फार्मूला होता है बच्चों C2O4 2-। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, इसको शॉर्टकट में OX लिखते हैं और इसका नाम होता है ऑक्सलेटो। ये पूरा फार्मूला एथिलीन डाइएमीन का है और शॉर्टकट में इसको बच्चों लिखते हैं ईएन मतलब एथिलीन डाइएमीन, या इसको कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखते हैं एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 1,2 पोजीशन पे दोनों एमीन है तो लिखते हैं 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। इसके बाद है ग्लाइसिनेटो CH2NH2, इसमें 2 डोनर एटम देखिए कैसे हैं, इसमें ये डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, इसमें ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, तो ये द्विदंती लिगेंड है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विदंती लिगेंड इसको कहा जाता है बच्चों। इसमें भी देखिए 2 दाता परमाणु है, ग्लाइसिनेटो GLY शॉर्टकट में लिखते हैं, ये डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है। एसिटिल एसीटोनेट, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 2 डोनर एटम इसमें है, इसको शॉर्टकट में ACAC लिखा जाता है। ACAC मतलब एसिटिल एसीटोनेटो, इंग्लिश में भी वही, हिंदी में भी सेम वही नाम होता है बच्चों। डाइमेथाइल ग्लाइक्सोमेटो, जिसको शॉर्टकट में DMG लिखते हैं, क्या लिखते हैं, DMG, डाइमेथाइल ग्लाइक्सोमेटो, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसमें 2 दाता परमाणु बच्चों होते हैं, ठीक है। इसी के बाद है डाइपिरिडाइल, DIPY शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा नाम डाइपिरिडाइल। ये पिरिडीन दोनों के एक एक हाइड्रोजन को हटाकर दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो ये द्विदंती लिगेंड का काम करने लगते हैं। 2 डोनर एटम इसके पास हो जाते हैं, इसलिए इसको भी द्विदंती लिगेंड के रूप में कहा जाता है, रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बच्चों कि लिगेंड आप लोग याद रखें पहले, और खास करके मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट। इसके बाद मैं अगला एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों। देखिए आपके सामने बोर्ड पर ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड है, और सबके एक एक एग्जांपल है बच्चों।
ट्राइडेंटेट जिसको त्रिदंती लिगेंड कहते हैं, जिसमें 3 डोनर एटम होगा, 1 2 3 डोनर एटम है, इसको शॉर्टकट में डाइईन लिखते हैं, डाइईन। लेकिन नाम क्या है इसका? डाई एथिलीन ट्राईएमीन। 2 बार एथिलीन है और ये ट्राई 3 बार एमीन है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसी प्रकार टेट्राडेंटेट लिगेंड को चतुष्दंती लिगेंड कहते हैं, जिसमें 4 डोनर एटम होते हैं। इसका पूरा नाम देखिए क्या है? ट्राईईन बोलते हैं इसको, और पूरा नाम बच्चों ट्राईएथिलीन, 1 2 3 ट्राईएथिलीन। फिर टेट्राएमीन, 1 2 3 4 डोनर एटम कहां है? देखिए 1 2 3 4 दाता परमाणु इसमें होते हैं, इसलिए इसको चतुष्दंती या टेट्राडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। 5वां देखिए पेंटाडेंटेट लिगेंड, जिसमें 5 डोनर एटम होते हैं और इसमें एकमात्र एग्जांपल है EDTA3-। EDTA का फुल फॉर्म देखिए क्या है बच्चों? E का मतलब एथिलीन, D मतलब डाईएमीन, ये एथिलीन हो गया, 2 बार एमीन है तो लिखेंगे डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। और T का मतलब हो गया ट्राई, 3 बार है, और A मतलब एसीटेट, ये एसीटेट है। CH3C=- होता है, एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो CH2C=- है, तो ट्राई एसीटेट, और इसको एसीटेटो हम लोग बोल देते हैं, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, ये आपका है EDTA3-। ये और हेक्साडेंटेट लिगेंड में यही क्या हो जाता है? इसमें ट्राई के जगह पे टेट्रा हो जाएगा। देखिए एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, 4 बार एसीटेट है, 1 2 3 4। तो इसका फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसी को मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ये हो गया आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो मैंने आपको बच्चों आज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताया, टर्मिनोलॉजी बताई, और उसके बाद लिगेंड बताया, लिगेंड का क्लासिफिकेशन बताया, और लिगेंड का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से बताया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। चार्ज के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। एग्जांपल्स हो गए। उसी तरीके से आपका फिर वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। उसके एग्जांपल्स दे दिए गए हैं आपको, इसको नोट करेंगे बच्चों। सेकंड लेक्चर में हम लोग आगे फिर बात करते हैं।